हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करंट अफेयर्स में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। ठीक है, भारत यूरोपीय संघ व्यापार और निवेश समझौता, ये आज का अपना टॉपिक है। और इस टॉपिक को डिस्कस करने के पहले कुछ और बातों पर डिस्कस कर लें। अभिषेक श्रीवास्तव सर हैं, सीनियर एकेडमिक एडवाइज़र अनअकैडमी, और ट्रू एस्पिरेंट्स का ये टेलीग्राम चैनल है और ये व्हाट्सएप नंबर है। तो आज हम लोग अपने टॉपिक पर फोकस करते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है इंडिया यूरोपियन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट या भारत यूरोपीय संघ व्यापार एवं निवेश समझौता। तो वाई इन डिस्कशन, ये हाल ही में चर्चा में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन हेल्ड द फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स फॉर इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स इन न्यू दिल्ली। हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ ने नई दिल्ली में भारत यूरोपीय संघ व्यापार एवं निवेश समझौतों के लिए पहले दौर की वार्ता की, और वार्ता के दौरान या डिस्कशन के दौरान जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है या मुक्त व्यापार समझौता है, इसकी 18 नीतियों पर कई सारे जो सेशंस हैं वो आयोजित किए गए, और निवेश सुरक्षा या इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी और अन्य विषयों पर, निवेश सुरक्षा आदि विषयों पर यहाँ पर भी काफ़ी सारे सेशंस या 7 सेशंस को ऑर्गेनाइज किया गया। अब यहाँ पर अगली बात ये की गई कि जो सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स है या दूसरे दौर की जो वार्ता है वो सितंबर 2022 में इसी साल बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो ये भारत यूरोपीय संघ व्यापार और निवेश समझौता क्या है या इसका बैकग्राउंड, या हम कह सकते हैं कि इसकी जो पृष्ठभूमि है उसको हम देखें तो भारत और यूरोपीय संघ ने एक व्यापक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या मुक्त व्यापार समझौता, FTA को हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं, तो मुक्त व्यापार समझौता करने के लिए वर्ष 2007 में UPA 1 सरकार के दौरान बातचीत शुरू की थी, और इसे अब जो है वो आधिकारिक तौर पर BTIA के नाम से जाना जाता है। ठीक है, BTIA को वस्तुओं या गुड्स, सेवाओं या सर्विसेज और निवेशों में व्यापार को शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया था। ठीक है, निवेशों में व्यापार को शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया था। यद्यपि बाजार पहुंच और पेशेवरों की आवाजाही पर मतभेदों को लेकर वर्ष 2013 में ये जो टॉक्स थी ये सस्पेंड हो गई, है ना, या हम कह सकते हैं कि ये ख़त्म हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर एरिया हम देखें तो क्षेत्र वाइज देखें तो यूरोपीय संघ के साथ भारत का जो बायलैटरल ट्रेड है या जो द्विपक्षीय व्यापार है वो 2021-22 में 116 बिलियन US डॉलर से ज़्यादा था। ठीक है, वैश्विक व्यवधानों या ग्लोबल जो हिंड्रेंस हैं उसके बावजूद 2021-22 में यहाँ पर 43% से अधिक की हमें वृद्धि देखने को मिली, और वर्तमान में यूरोपीय यूनियन जो है ये अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, और साथ ही साथ भारतीय निर्यात में भी, इंडियन एक्सपोर्ट में देखें तो भी ये दूसरा जो है वो साझेदार है, या हम कह सकते हैं दूसरे नंबर का साझेदार है। भारत में विदेशी निवेश प्रवाह में यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी यदि हम पिछले दशक में देखें तो पिछले दशक से 8% से बढ़कर 18% के आसपास हो गई है, जिससे यूरोपीय संघ भारत में पहला विदेशी निवेशक बन गया है। तो अब इससे संबंधित जो चुनौतियां हैं या जो चैलेंजेस हैं उनको भी डिस्कस करें। तो यहाँ पर पहली चीज़ आती है मोस्ट फेवर्ड नेशन या सबसे पसंदीदा
राष्ट्र, इसको हम शॉर्ट में MFN के नाम से भी जानते हैं। तो यूरोपीय यूनियन निवेश संधि अभ्यास अपनी निवेश संधियों में सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र या मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रावधान को शामिल करने की अपनी उत्सुकता को दर्शा रहा है, और भारत निवेश संधियों में मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रावधान को शामिल करने के खिलाफ है। ठीक है, तो इंडिया जो है वो इसके अगेंस्ट में है या विरोध में है। अगला जो मुद्दा आता है वो आता है निष्पक्ष और न्याय संगत व्यवहार। निष्पक्ष और न्याय संगत व्यवहार में हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि यूरोपीय संघ अपनी निवेश संधियों में उचित और न्याय संगत उपचार प्रावधान को शामिल करता है। जो इसको हम शॉर्ट में FET है ना, सो इसको हम शॉर्ट में FET के नाम से जानते हैं। तो FET जो है वो एक महत्वपूर्ण वास्तविक सुरक्षा सुविधा है जो विदेशी निवेशकों को मनमाने व्यवहार के लिए राज्यों को जवाबदेह ठहराने में सक्षम बनाती है। तो FET क्या कर रही है? विदेशी निवेशकों को मनमाने व्यवहार के लिए राज्यों को जवाबदेह ठहराने में सक्षम बनाती है। ठीक है, अगली चीज यहां पर आती है कि भारत की जो मॉडल द्विपक्षीय निवेश संधि है और हाल ही में भारत के द्वारा जो निवेश संधियों में FET का जो प्रावधान था वो अनुपस्थित है। तीसरा मुद्दा यहां पर आता है बहुपक्षीय मल्टीलैटरल निवेश न्यायालय। इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट कोर्ट। तो यूरोपीय संघ मौजूदा मध्यस्थता आधारित निवेशक राज्य विवाद निपटान, जिसको हम ISDS के नाम से जानते हैं, इस प्रणाली में सुधार के लिए बहुपक्षीय निवेश न्यायालय या MIC, जिसको हम मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट कोर्ट कहते हैं, इसको बढ़ावा दे रहा है। फिर भी भारत जो है MIC पर अपनी आधिकारिक स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सो इंडिया के संदर्भ में हम देखें तो MIC पर जो स्थिति है वो स्पष्ट नहीं है। भारत ने MIC स्थापित करने की दिशा में जो चल रही बातचीत में योगदान भी नहीं दिया है, और ये एक ऐसे देश के लिए हैरान करने वाला है जो कि नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था का समर्थन करता है। ठीक है, चुनौतियों में अगली चुनौती आती है नॉन टैरिफ बैरियर्स या गैर टैरिफ बाधाएं। ठीक है, तो यहां पर सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी, इसको हम शॉर्ट में SPS के नाम से जानते हैं। तो SPS उपायों के रूप में भारतीय कृषि उत्पादों पर बहुत ही कठोर गैर टैरिफ बाधाओं की उपस्थिति है, और ये यूरोपीय संघ को कई भारतीय कृषि उत्पादों को अपने बाजारों में प्रवेश करने से रोकने में सक्षम बनाते हैं। ठीक है, यूरोपीय संघ ने फार्मास्यूटिकल्स में गैर टैरिफ बाधाओं को WTO गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस सर्टिफिकेशन, इसके साथ साथ आयात प्रतिबंध, इसके साथ साथ हम देखें तो एंटी डंपिंग जो मेजर्स हैं, वो हैं। इसके साथ साथ पूर्व शिपमेंट निरीक्षण की जो आवश्यकताएं हैं उसमें शामिल किया। ठीक है, तो ये कुछ चुनौतियां हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा यूरोपीय यूनियन या यूरोपियन यूनियन के बारे में भी थोड़ी सी डिस्कशन कर लें। तो यूरोपियन यूनियन जो है वो वर्तमान में 28 देशों का एक समूह है या एक ग्रुप है, और ये एक सशक्त आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक के रूप में काम करता है। इसके जो 19 मेंबर्स हैं
वो अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में यूरो को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं और यूरो का उपयोग करते हैं। जबकि 9 मेंबर्स ऐसे हैं, इन 9 मेंबर्स में देखें तो बुल्गारिया, क्रोशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्वीडन एंड यूके, ये यूरो का यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो यूरो का ये यूज़ नहीं करते। ठीक है, यूरोपीय देशों के मध्य सदियों से चली आ रही लड़ाई को समाप्त करने के लिए यूरोपीय संघ के रूप में एकल यूरोपीय राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा विकसित हुई, जिसका दूसरे विश्व युद्ध के साथ समापन हुआ और इस महाद्वीप का अधिकांश भाग समाप्त हो गया। तो यूरोपियन यूनियन ने कानूनों की मानकीकृत प्रणाली के माध्यम से एक आंतरिक एकल बाजार, जिसको हम कहते हैं इंटरनल सिंगल मार्केट को विकसित किया है, जो सभी सदस्य राज्यों के मामले में लागू होता है और सभी सदस्य देशों की इस पर एक राय होती है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि भारत के लिए यूरोपियन यूनियन का क्या इम्पोर्टेंस है या भारत के लिए यूरोपीय संघ का क्या महत्व है। तो यूरोपीय संघ को हम देखें तो ये शांति को बढ़ावा देने, साथ ही साथ रोजगार सृजित करने, है ना, या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना। दूसरी बात इकोनॉमिक डेवलपमेंट या आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और देश भर में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास है, उसको बढ़ाने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करता है। अगली चीज़ यहाँ पर आती है कि वर्ष 2017 में यूरोपियन यूनियन भारत की जो समिट हुई थी, इस समिट में नेताओं ने सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के क्रियान्वयन पर सहयोग को मजबूती प्रदान करने के लिए अपने इरादों को दोहराया और साथ ही साथ इंडिया यूरोपियन यूनियन जो विकास संवाद है या डेवलपमेंट डायलॉग जिसको हम बोलते हैं, इसके विस्तार के लिए ये दोनों सहमत हुए। तो अब यहाँ पर संभावनाएं या पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, उस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करें। तो पहली चीज़ आती है यहाँ पर जियो इकोनॉमिक कोऑपरेशन या भू आर्थिक सहयोग। तो भारत यहाँ पर सुरक्षा दृष्टिकोण से नहीं तो भू आर्थिक रूप से इंडो पैसिफिक जो मैटर्स हैं, इसमें यूरोपीय संघ के देशों के साथ संलग्न हो सकता है और ये क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे के सतत विकास के लिए बड़े पैमाने पर आर्थिक संसाधन या इकोनॉमिक रिसोर्सेज को जुटा सकता है। राजनीतिक प्रभाव या पॉलिटिकल इफेक्ट को कंट्रोल कर सकता है। साथ ही साथ इंडो पैसिफिक संवाद को आकार देने के लिए अपने महत्वपूर्ण सॉफ्ट पावर का लाभ ले सकता है। ठीक है, दूसरी बात ये कि भारत यूरोपीय संघ BTIA संधि को अंतिम रूप देना यहाँ पर अगला मुद्दा है। तो भारत और यूरोपीय संघ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या एक मुफ्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये 2007 से सस्पेंडेड है या लंबित है। इसलिए भारत और यूरोपीय संघ के बीच में घनिष्ठता बढ़ाने के लिए दोनों को व्यापार समझौतों को जल्द से जल्द अंतिम रूप से संलग्न होना चाहिए। अगली चीज़ यहाँ पर आती है महत्वपूर्ण अभिकर्ताओं के साथ सहयोग
महत्वपूर्ण अभिकर्ताओं के साथ सहयोग, इसको हम कैसे समझें? तो यहाँ पर फ्रांस के साथ भारत की साझेदारी जो है वो अब इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक मजबूत क्षेत्रीय सहयोग है। इसके साथ साथ इंडिया और ब्रिटेन के बीच में जो भी व्यापार समझौते हैं उनके लिए भी भारत लगा हुआ है या भारत कोशिश कर रहा है। तो आज का ये टॉपिक समाप्त हुआ और अब हम लोग देखेंगे कि इसमें प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए हम देखें तो यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या मुक्त व्यापार समझौता, इसके बाद डाटा सिक्योरिटी या डाटा सुरक्षा, इसके बाद नॉन टैरिफ बैरियर्स, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद जो इंडिया यूरोपियन यूनियन जो समिट हुई, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। यूरोपियन यूनियन से इटसेल्फ एक क्वेश्चन आ सकता है और एक क्वेश्चन आ सकता है मोस्ट फेवर्ड नेशन, ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अब यहाँ पर मेंस के लिए हम क्वेश्चन देखें तो मेंस के लिए इंडिया यूरोपियन यूनियन व्यापार और निवेश समझौता, ठीक है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, इसके बाद अगला जो इसमें आ सकता है कि गतिरोध की ओर ले जाने वाले मुद्दे, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया है और प्रीलिम्स और मेंस के संदर्भ में ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू वेरी मच। और हम लोग इस टॉपिक को हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस किया और मैं चाहूँगा कि इसको आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हम लोग जल्दी नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट हों। सो थैंक यू वेरी मच।